यहाँ की खूबसूरती और क्षितिज अंतहीन है। यह है अफ्रीकी सवाना। यह पृथ्वी की सबसे दिल लुभाती जगहों में से एक है। खुले आसमान के नीचे और लहराते घास के विशाल मैदानों के बीच जिंदगी की एक लाजवाब तस्वीर खुलती है। ये वो जगह है जहां कुदरत के सबसे जाने माने किरदार हमारे सामने आते हैं। खूबसूरत महारथियों से लेकर चालाक शिकारियों और उनसे बच जाने वालों तक, जिंदगी के इस विशाल मंच पर सभी को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। आइए एक ऐसी दुनिया के सफर पर चलें जहां की धड़कन, दहाड़, शिकार एक कहानी कहते हैं जिंदा रहने की, ताकत की और जंगल में टिके रहने की भावना की। पूर्वी अफ्रीका के सवाना में इस धरती की सबसे अलग और जानी मानी प्रजातियां रहती हैं। इकोसिस्टम के संतुलन में हर कोई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सवाना के ग्रेजर और ब्राउजर भी इनमें शामिल हैं। जिराफ जैसे विशाल ब्राउजर झाड़ियों और पेड़ों से पत्ते और टहनियां खाते हैं। वहीं ज़ीब्रा और विल्डरबीस्ट जैसे ग्रेजर मुख्य रूप से घास खाते हैं। लेकिन एक प्रजाति ऐसी है जो दोनों भूमिकाएं निभाती है और किसी भी अन्य प्राणी के मुकाबले हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। अफ्रीकी बुश एलिफेंट, जिसे सवाना एलिफेंट भी कहते हैं। वो आज पृथ्वी पर चलने वाले सबसे बड़े जानवर हैं। मादा हाथी झुंड में ही रहती हैं, जिनमें माताएं, बहनें, माताओं की मादा रिश्तेदार और उनके बच्चे शामिल हैं। उनका नेतृत्व सबसे वृद्ध और सबसे अक्लमंद मादा यानी मैट्रियार्क करती है। ये झुंड साथ साथ चलता है और एकजुट होकर काम करता है, खासकर जब बात हो झुंड के सबसे छोटे सदस्यों की परवरिश और उनकी रक्षा की, जिन पर जिंदगी के पहले 2 सालों में सबसे ज्यादा खतरा होता है। मां और बच्चे के बीच का बंधन इस दुनिया के सबसे मजबूत बंधनों में से एक है। मां और उसके बच्चे की आपसी बातचीत वाकई सुंदर नजारा होता है।
जबरदस्त और लंबा चलने वाला। मां को अक्सर किसी छोटे बछड़े के साथ देखा जाता है, लेकिन कई बार पास ही में थोड़ा बड़ा बछड़ा भी दिखाई देगा, साथ ही एक और बछड़ा जो उससे थोड़ा बड़ा होगा। माओ के बच्चे करीब 4 से 5 साल के अंतर पर होते हैं। उसका ध्यान सबसे ज्यादा छोटे बछड़े पर ही होगा। लेकिन उससे बड़े बछड़ों में भी उसकी दिलचस्पी बनी रहेगी। बीच वाला बछड़ा मां से सीखता रहता है। और सबसे बड़ा वाला ज्यादा आजाद होगा, लेकिन रहता आसपास ही है। हाथी के बच्चे को उसकी मां किशोर अवस्था तक पालती है, बिल्कुल इंसानों की तरह। झुंड की सामाजिक संरचना में छोटे बच्चे परिवार के बड़े सदस्यों को देखकर उनसे सीखते हैं। बड़ों जैसा ही भोजन चुनकर कब और कहां खाना है, ये सीखते हैं। वो बड़ों की नकल करते हैं, खासकर जब बात हो सूंड के इस्तेमाल की। हाथी की सूंड फुर्तीली और विशाल होती है। ये बनी है 100 किलोग्राम से ज्यादा मांसपेशियों, टेंडन्स और नर्व्स से। ये कई काम करने वाला एक ताकतवर अंग है। सूंड का उंगली जैसा संवेदनशील सिरा कई काम करता है। बीच वाला हिस्सा वस्तुओं के इर्द गिर्द लिपट सकता है और इधर उधर घूम सकता है। निचला शक्तिशाली हिस्सा पेड़ों को धकेलने के काम आता है। ये अंग आकर्षक और उपयोगी दोनों है। सूंड खेलने और बातचीत के काम आती है। एक दूसरे को सलामी देने से लेकर खतरे की चेतावनी देने तक। हाथियों ने सवाना में जिंदा रहने के लिए खास पेचीदा भाषा का विकास किया है। हाथी की गर्जन और चिंगाड़ डर और जोश पैदा कर सकते हैं। चिंगाड़ का इस्तेमाल डराने और शिकारियों को भगाने के लिए किया जा सकता है। कभी-कभी ये हाथियों के बीच टकराव का संकेत है।
इस खास अर्थपूर्ण आवाज को नजरअंदाज करना मुश्किल है। हाथियों की एक गुप्त भाषा भी होती है। हाथी ऐसी रेंज में बात करते हैं जिसे इंसान नहीं सुन सकते। वो ऊंची और कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज में चिंघाड़ सकते हैं जो बहुत दूर तक जाती है। ये हाथियों के लॉन्ग डिस्टेंस कॉल जैसा है। ध्वनियां जमीन में सबसोनिक वेव्स की तरह चलती हैं। और 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मौजूद हाथी अपने पैरों के जरिए इस कंपन को पहचान लेते हैं। उनका मस्तिष्क ज्यादातर स्तनपायियों से बड़ा होता है। हाथी तेज याददाश्त वाले सामाजिक रूप से पेचीदा जानवर हैं। उनका मस्तिष्क कुदरती तौर पर बड़ा और लाजवाब होता है। हाथी भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होते हैं। उनमें एक दूसरे से हमदर्दी दिखाने और देखभाल करने की काबिलियत होती है। वो शक्तिशाली भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, जैसे खुशी, दया, दुख और अफसोस। किसी हाथी के मरने पर जब उसका शव जमीन पर पड़ा होगा तो दूसरे हाथी वहां आएंगे। जब लकड़बग्घे और शेर उनके मृत साथी को खा रहे होंगे तो ये विशाल हाथी पहरा देते हैं। उनकी बिरादरी का एक सदस्य अब सफाई कर्मियों की अमानत हो गया है। कुछ हफ्तों बाद कीड़े मांस और त्वचा को खाते हैं। जब तक घास पर सफेद टुकड़ों के रूप में सिर्फ हड्डियां ना रह जाएं, हाथी कंकाल को सूंघेंगे और छुएंगे। कभी कभी वो दांतों को भी साथ ले जाते हैं। दुख की घड़ी में मानो ये हाथी को दी गई श्रद्धांजलि है। हमारा दिल जीतने का इनका ये एक और तरीका है। हर साल पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया के सेरेंगेटी मैदान में कुदरत का सबसे बड़ा नजारा देखने को मिलता है, सालाना विल्डबीस्ट प्रवास। पंद्रह लाख से ज्यादा विल्डबीस्ट एक प्राचीन परंपरा के अनुसार चलते हैं जो बारिश और उपजाऊ मिट्टी द्वारा संचालित है। इसमें शामिल 2 लाख ज़ीब्रा और गजेल्स के साथ ये दुनिया के जमीनी स्तनपायियों का सबसे बड़ा प्रवास है। बड़ी तादाद में इनका जमा होना, इनका प्रवास पूरे सेरेंगेटी इकोसिस्टम को संचालित करता है। विल्डबीस्ट इस महान सफर में करीब 1900 किलोमीटर क्लॉकवाइज परिक्रमा करेंगे। इस दौरान वो केनिया में प्रवेश करेंगे और दक्षिण सेरेंगेटी के छोटे घास के मैदानों में अपने जन्म स्थानों पर वापस लौट आएंगे। यहीं पर तंजानिया के एक सक्रिय ज्वालामुखी ओल्डोनियो
लेंगाय के तले। विल्डरबीस्ट आकर बच्चे जनने की तैयारी करते हैं। विल्डरबीस्ट छोटे घास के मैदानों में बारिश के ठीक बाद नवंबर में आते हैं। ज्वालामुखी से पैदा हुई नमी और पोषक मिट्टी में अच्छी क्वालिटी की वनस्पति पनपती है। घास में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भरे होते हैं। जो गर्भवती मादाओं के दूध उत्पादन के लिए जरूरी है। फरवरी आते ही विल्डरबीस्ट माएं सिर्फ 3 हफ्ते में 2.5 लाख से अधिक बच्चों को जन्म देती हैं। यानी कि हर रोज करीब 12,000 बछड़े जन्म लेते हैं। अक्सर दिन के समय जब शिकारी कम एक्टिव होते हैं। विल्डरबीस्ट के बछड़े के शुरुआती कदम बहुत जल्दी उठते हैं। वो सिर्फ 6 मिनट में अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, कभी कभी तो 3 मिनट में। ये जन्म लेकर बहुत जल्दी अपना ख्याल रखने के काबिल हो जाते हैं। माताएं पहले कुछ दिन तक अपने बछड़ों के पास रहती हैं ताकि वो एक दूसरे को पहचान लें। ये जोड़ी गंध से जुड़ी होती है और इसी से वो हजारों माताओं और बछड़ों के बीच एक दूसरे को पहचान लेते हैं। विल्डरबीस्ट के बच्चे दौड़ने के लिए पैदा हुए हैं। कुछ ही दिनों में वो झुंड के साथ सफर करने लगते हैं। विल्डरबीस्ट के लिए ये विकास जिंदगी और मौत का सवाल है। शेर, चीता और लकड़बग्घे जैसे शिकारियों के लिए ये वो समय है जब बहुत बड़ी मात्रा में शिकार मिलता है। खानाबदोश शेर झुंड के पीछे चलते हैं। लंबी दूरी तक चलने वाले लकड़बग्घे भी यहां मौजूद हैं। वे उन विल्डरबीस्ट का इंतजार करते हैं जो पीछे छूट जाते हैं, युवा और बीमार। स्थानीय शिकारियों
और झुंड का पीछा करने वालों के लिए यहां भरपूर भोजन है। बड़ी तादाद में विल्डबीस्ट के जन्म से यह प्रजाति बची रहेगी, क्योंकि शिकारियों के खाने के लिए बहुत सारा भोजन उपलब्ध है। यह कुदरत का तरीका है संसार में ढेरों विल्डबीस्ट भरने का। हजारों बछड़ों के जन्म द्वारा पूरी आबादी को इस सामूहिक शिकार के असर से बचाया जाता है। इनका यह झुंड छोटी घास के मैदान सूखने तक कुछ महीनों के लिए यहीं रहेगा, ताकि अपनी ताकत बढ़ा सके और जब तक भोजन की कमी ना हो जाए। लगातार चरने से हरियाली खत्म हो जाती है और जमीन धूल भरी और सूखी बन जाती है। यह छोटी और लंबी बारिश के बीच की अवधि है। विल्डबीस्ट कुदरती तौर पर बारिश की ओर आकर्षित होते हैं। ये प्राणी काले बादलों को तलाशते हैं। जब आसमान से खूब बारिश होती है तो ये झुंड उत्तर में मसाई नदी के पार केन्या की ओर बढ़ते हैं। इन विशाल कायाओं के आगे बढ़ने के साथ हवा में उम्मीद फैली है। ये कुदरत के शानदार नजारों में से एक है। नवजात बछड़ों का पहला सफर उन्हें मसाई मारा के घास के ताजे मैदान तक ले जाता है, जो ओल्डोनियो लेंगाई से करीब 165 किलोमीटर दूर है। झुंड के वहां से गुजरने पर दृश्य एकदम अलग हो जाता है। घास चरने और रौंदने से नई घास उगती है और उनके मलमूत्र से मिट्टी को पोषण मिलता है। सेरेंगेटी के जंगलों में आग कई बार लगती है, लेकिन विल्डबीस्ट और ज़ीब्रा यहां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ताजी कटी घास का मतलब है आग के लिए कम ईंधन। इसके फिर उगने के लिए जंगल की आग जरूरी है, पर संतुलन भी होना चाहिए। 1960 के दशक में जब झुंड सबसे छोटा था, तब सेरेंगेटी का 80% हिस्सा जल गया था। चरने वाले प्राणियों के बगैर ऐसी तबाही हर साल होती थी। ज़ीब्रा मध्यम ऊंचाई की घास खाते हैं। और विल्डबीस्ट छोटी घास। ये प्रजातियां अक्सर एक साथ चलती हैं और दोहरे मकसद वाले मेंटेनेंस दल के रूप में काम करती हैं। इस तरह सेरेंगेटी के मैदानों का मेंटेनेंस विल्डबीस्ट, ज़ीब्रा और आग द्वारा होता है। ये एक असरदार संयोजन है। उनके बिना घास मर जाएगी, झाड़ियां और पेड़ उग जाएंगे और सेरेंगेटी का मैदान सवाना के वुडलैंड जैसा बन जाएगा। मैदान छोटी घास के बदले लंबी घास वाला बन जाने से विल्डबीस्ट के शिकार होने का खतरा बढ़ जाता है।
बचने के लिए ये प्राणी खतरे पर एक नजर रखे हुए सटकर एक कतार में चलते हैं। बदकिस्मती से उनका झुंड वुडलैंड्स की ओर बढ़ रहा है, जहां शेरों की बड़ी आबादी है। विल्डबीस्ट एक गुट में चलते हैं, जिससे शिकार झुंड के किसी अकेले सदस्य को आसानी से पकड़ नहीं पाते। उन्हें आगे बढ़ना होगा, बड़े शिकारियों की नजर में रहते हुए भी जितना मुमकिन उतना भोजन तलाश करना होगा। लेकिन सेरेंगेटी के सभी प्राणियों को जिंदा रहने के लिए प्रवास नहीं करना पड़ता। वुडलैंड्स इस खूबसूरत जानवर के लिए पूरे साल का ठिकाना है। जिराफ ने इस जंगल निवास के लिए खुद को ढाल लिया है। न सिर्फ अपनी खास लंबी गर्दन बल्कि लंबे पैरों को भी विकसित किया है। जहां अन्य प्राणियों की पहुंच नहीं है, ऐसी जगह से ये भोजन ले पाते हैं और पूरे साल उपलब्ध इस भोजन की वजह से उन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और विल्डबीस्ट की तरह ये भी इकोसिस्टम में एक आश्चर्यजनक भूमिका निभाते हैं। वुडलैंड से गुजरने के दौरान ये तरह तरह के ऐसे पेड़ और झाड़ियां खाते हैं जिन्हें अन्य प्रजातियां नहीं खाती। इस प्रकार ये मधुमक्खी या तितली की तरह पॉलिनेशन का काम करते हैं। पेड़ों से भोजन लेते वक्त पोलन उनके सिर और गर्दन पर चिपक जाता है, जो फिर दूसरे पेड़ के पत्तों पर घिस जाता है। जिराफ उसी वुडलैंड के पुनर्निर्माण में सहायता करते हैं जिसमें वो रहते हैं। अपनी लंबी गर्दन के कारण जिराफ का पानी पीने का तरीका कुछ खास है। वो अपने आगे के पैरों को फैलाते हैं और अपने सिर को लंबाई में नीचे करके पानी की सतह तक पहुंचते हैं। लेकिन अपने विशाल आकार के बावजूद कुछ अन्य प्राणियों की तरह जिराफ को बार बार पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खाई हुई पत्तियों से नमी निचोड़ते हैं। और रसीली वनस्पतियां उपलब्ध हों तो कई दिनों तक बिना पानी के रह लेते हैं। युवा जिराफ खास तौर पर शिकारियों का निशाना बनते हैं। जिराफ के जीवन का ज्यादातर हिस्सा खड़े रहकर बीतता है, सोते समय भी। जिराफ दिन में सिर्फ 30 मिनट ही सोते हैं और इसके लिए वो दिन में थोड़ी थोड़ी नींद ही पूरी करते हैं। लेकिन सवाना के हाथियों के पास आराम के लिए वक्त नहीं है। वो भोजन और पानी की तलाश में लगातार चलते रहते हैं।
एक झुंड हर रोज औसतन 25 किलोमीटर चलता है, उन्हीं प्राचीन मार्गों पर जिन्हें मैट्रियार्क ने याद रखा है। जो कुछ भी उसने सीखा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसे विरासत में मिला है। सारे मार्ग उसे बचपन से याद है। झुंड को सुरक्षित रखने और कोई खतरा आने पर उसे सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता, जानकारी और काबिलियत उसके पास है। मैट्रियार्क 30 साल तक झुंड का नेतृत्व कर सकती है। 10 से 11 की उम्र में वो वयस्क बन जाएगी। मुखिया की भूमिका में आने के बाद वो इस गद्दी पर मरने तक कायम रहेगी। अपने राज के दौरान उसे जो कुछ आता है वो अपने साथियों को सिखाएगी। एक मैट्रियार्क कई तरीकों से सिखाती और मदद करती है। किसी बछड़े के खो जाने या कीचड़ में फंस जाने पर वो झुंड को शांत करती है। मुसीबत का हल निकालती है, फिर अपने साथियों को अगले सफर पर ले जाती है। हाथी सवाना को आकार देते हैं और यहां से गुजरने के दौरान इकोसिस्टम के अन्य जानवरों को फायदा पहुंचाते हैं। उनके पैरों तले वनस्पति रौंदी जाने पर उससे उड़ी धूल से फैले कीड़ों को कैटल ईग्रेट्स खाते हैं। झाड़ियों की सफाई होने से जमीन तक ज्यादा रोशनी पहुंचती है। इससे पौधों की नई प्रजातियों को बढ़ने का मौका मिलता है। पेड़ गिराने से छोटे जानवरों के लिए नई राहें तैयार होती हैं। ये विशाल शाकाहारी जीव दिन में 16 घंटे घास, जड़ें, छाल और फल खाते हैं, जिससे हर रोज करीब 150 किलो गोबर पैदा होता है। ये जब लंबे सफर पर निकलते हैं तो रास्ते भर गोबर फैलाते हैं, मिट्टी को पोषक बनाते हैं और दूर दूर तक बीज फैलाते हैं। उनका गोबर एक नन्हे से बीटल के लिए भोजन का खास जरिया है। डंग बीटल के लिए हाथी का मल किसी खजाने से कम नहीं है। सिर पर रेडार एंटीना लिए वो पूरा सवाना पार करते हैं मल की आकर्षक गंध की तलाश में। गोबर को ले जाने में आसान बनाने के लिए वो उसे गोल आकार देते हैं। अन्य डंग बीटल से उन्हें मुकाबला करना होगा, जो इस पौष्टिक गोले को चुराने आए हैं। गोबर का गोला ले जाते वक्त उसे छीनने की फिराक में लगे किसी डंग बीटल से भी इन्हें लड़ना पड़ सकता है। गोबर का ये गोला इस मेहनती कीड़े के लिए अनमोल है। उसके बच्चों के लिए भोजन और घर दोनों है। बीटल मल में अंडे देगी,
लार्वा फूटेगा, खाएगा और वयस्क के रूप में बाहर आएगा, गोबर के ढेर की तलाश के लिए तैयार। इधर विल्डर बीस्ट का महान प्रवास जारी है। अगस्त आते आते उनका खाने का सामान खत्म हो गया है, इसलिए वक्त है आगे बढ़ने का। उन्हें सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। केनिया बॉर्डर पर खतरनाक मारा नदी को पार करना। इस नदी को पार करने में विल्डर बीस्ट के सामने कई खतरे हैं। किनारे पर खड़ी ढलान है, नदी में खतरनाक धाराएं हैं, पानी में शिकार का इंतजार कर रहे नाइल क्रोकोडाइल मौजूद हैं। इनकी तादाद बढ़ने के साथ ही झुंड नदी पार करने के लिए मजबूर हो जाएगा। अक्सर किनारे पर सबसे आगे वाले को भीड़ धकेल देती है। कुछ के आगे चलते ही बाकी भी पीछे चले आते हैं। खतरे के बावजूद अब वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। पूरे झुंड को दूसरी ओर पहुंचने में कई हफ्ते लग सकते हैं और अफरा तफरी और गड़बड़ी के बीच बछड़े कभी कभी अपनी मां की तलाश में उसी नदी को 2-3 बार पार कर लेते हैं। खतरा वास्तविक है, ये सब जानते हैं। झुंड के सदस्यों के मरने पर यह सभी को पता होता है कि खतरा कायम है। हजारों मारे जाएंगे नदी की तेज धाराओं में या मगरमच्छ के जबड़ों में। और बाहर निकलना भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। दूसरे किनारे पहुंचने पर नई चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हैं। शेर भी झुंड के इंतजार में तैयार हैं। लेकिन लगातार शिकार के बावजूद झुंड इतना बड़ा है कि उसकी तादाद कम नहीं होगी। मसाई मारा पार करने में नाकामयाब विल्डरबीस्ट भी बेकार नहीं जाते। उनके अवशेष पानी पर निर्भर कई जीवों के जीने का सहारा बन जाते हैं। किसी की मौत इकोसिस्टम में जान फूंक देती है। झुंड कुछ महीने मसाई मारा की ताजी घास खाते हुए बिताता है और फिर बारिश
वापस दक्षिण की ओर सफर शुरू करने का इशारा देती है, दोबारा अपने जन्म स्थान पर छोटी घास के मैदानों के बीच। सेरेंगेटी प्रवास वन्यजीव संसार के सबसे शानदार नजारों में से एक होगा। जिंदगी और मौत का एक चक्र, प्रकृति और प्रजातियों का अद्भुत दृश्य। विल्डबीस्ट देखने में भले ही साधारण प्राणी हो, लेकिन कुदरत की पेचीदा मशीन का एक जरूरी हिस्सा है। समय के साथ बेहतर बना नाजुक नाटकीय संतुलन से एक स्थान पर स्थापित किया गया है। और ये विल्डबीस्ट हैं। अस्तित्व की एक जिंदा मिसाल। जहां विल्डबीस्ट की तादाद बढ़ रही है, वहीं अफ्रीकी बुश एलिफेंट की आबादी ने हालिया दशकों में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना किया है। 100 साल पहले अंदाजा था कि अफ्रीकी महाद्वीप में करीब 10 करोड़ हाथी आजाद घूमते थे। आज माना जाता है कि जंगल में उनकी तादाद 5 लाख से भी कम है। इनकी आबादी में आई जबरदस्त गिरावट की खास वजह है गैर कानूनी शिकार। हाथियों का अवैध शिकार खास तौर पर उनके बेशकीमती हाथी दांत के लिए किया जाता है, जिनकी काले बाजार में बड़ी मांग है, मानव विकास से है। संघर्ष तब पैदा होता है जब हाथी और मनुष्य एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जहां उनके निवास स्थान ओवरलैप होते हैं। इस मुद्दे पर कॉन्जर्वेशनलिस्ट और स्थानीय बिरादरियां हाथियों और उनके इलाकों में रह रही मानव आबादी दोनों की सुरक्षा के तरीके खोजने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जिन इलाकों में अवैध शिकार पर नियंत्रण है और आबादी ठीक से बसाई गई है, वहां हाथी फल फूल रहे हैं। इन शानदार प्राणियों के लिए उम्मीद है। हाथी भी शेरों की तरह बेहद करिश्माई जानवर माने जाते हैं। हाथियों को बचाने के प्रयास ज्यादा कामयाब हो सकते हैं क्योंकि उनकी सहानुभूति और समझदारी नजर आती है। उनका शिकार हम पर गहरा असर करता है। हाथी सवाना में लगातार नजर आते हैं। झुंड के रक्षक एक दूसरे का और अपने संसाधनों का ख्याल रखते। इन विशाल प्राणियों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो देखभाल और अक्लमंदी के लिए जाने जाते हैं। सामने आती चुनौतियों के बावजूद अफ्रीकी बुश एलिफेंट और विल्डबीस्ट ताकत और लचीलेपन